हेलो एवरीवन, मैं विकास आप लोगों का दोबारा स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है CJ 910। और अभी तक जो हम 10th क्लास का सिविक्स का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, अब उसे आगे बढ़ाने का समय आ चुका है। इसमें हम लोगों ने अब तक बहुत सारी चीजों को देख लिया था और ये आपका पार्ट 3 और फाइनल पार्ट होने वाला है सेकेंड चैप्टर का। सिविक्स में हमने पहला चैप्टर पढ़ा पावर शेयरिंग के बारे में, सत्ता की साझेदारी के बारे में। दूसरा चैप्टर पढ़ ही रहे हैं अभी तो, जिसका नाम है फेडरलिज्म यानी कि संघवाद के बारे में। अब उसकी आज फाइनल चीजों को पढ़ना है। अब संघवाद में जैसा मैंने आप लोगों ने जिसने पहले वीडियो देख रखा है तो बेहतर है, जिसने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर प्लेलिस्ट में चेकआउट करें। वहां पर इससे पहले की सारी चीजें आपको मिल जाएगी, आपको समझ में भी आएगा कि क्या किस पर हम बात करने वाले, चर्चा किस सभी चीजों पे करने वाले हैं। कई बार हुआ आप अचानक से यहाँ पर आ गए, पहले वाली चीजें आपने देखी नहीं, तो शायद आज की डिस्कशन भी आपको उतने अच्छे से समझ में ना आए। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं। चलिए, इसमें हमें 4 अलग अलग बातों को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि संघवाद होता क्या है, जो कि हमने कर लिया है। दूसरी हम लोग बात करेंगे संघवाद की विशेषताएं क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसे भी हम लोगों ने कर लिया है। और भारत में संघवाद कैसे काम करता है, प्रैक्टिस कैसे होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने लिस्ट के बारे में पढ़ा था, क्योंकि भाई जब केंद्र और राज्य में, सेंट्रल और स्टेट में पावर को बांटा जाता है तो कोई तो ऐसा समझौता भी तो होगा ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट भी तो होगा ना, कि भाई वो उनके अधिकार क्षेत्र में एंटर नहीं करेंगे, वो उनके अधिकार क्षेत्र में एंटर नहीं करेंगे। याद करो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया भी था कि चलो एग्जांपल मान लिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कौन सा काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, कौन सा काम आपके स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ये कैसे डिसाइड होगा? वो दोनों आपस में बैठ के डिसाइड कर लेंगे। जब आपस में बैठ के डिसाइड कर लेंगे, इसकी क्या गारंटी है वो दोनों के दोनों नियमों को मानेंगे? तो फिर हमने कहा भाई नियमों को मानेंगे, क्योंकि वो लोग आपस में लिखित समझौता करते हैं, रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसी रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग संविधान कहते हैं। तो भारत के संविधान में इन दोनों के पावर के बारे में, कौन सा अधिकार इनके पास में, कौन सा अधिकार इनके पास में, इसकी चर्चा कहां पर है? इसकी चर्चा मैंने आपको 7th शेड्यूल में बताई थी, 7वीं अनुसूची में बताई थी। भाग 11 भाग 12 वो तो अलग हो जाएगा, उसमें केंद्र राज्य के मध्य संबंधों के बारे में बताया गया, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, वो भाग 11 और 12 में बताया गया है। बट उसे हम तो 10th क्लास में उसने ज्यादा में डीपली नहीं जाना है, बट हमें कुछ चीजों को देखना है। जैसे आपके 7वीं अनुसूची के बारे में चर्चा है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। उसमें 4 अलग अलग लिस्ट बनाई गई है। 4 अलग अलग लिस्ट में क्या है? पहला मैंने आपको बताया था सेंट्रल लिस्ट है, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, सुनते चले जाना, पिछली क्लास में बता रखा है। सेंट्रल लिस्ट है, सेंट्रल लिस्ट जिसे हम लोग हिंदी में कई बार केंद्र सूची या संघ सूची कहते हैं। अब केंद्र सूची संघ सूची के अंतर्गत क्या होता है? केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार है, इसमें बड़े बड़े कानून आते हैं। दूसरा है राज्य सरकार के लिए, जिसे हम लोग सेंट्रल लिस्ट के बाद दूसरे नंबर पर आता है स्टेट लिस्ट बोलते हैं, या राज्य सूची, हिंदी में कई बार उसे प्रांतीय सूची भी बोलते हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है। फिर तीसरा आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंकरन लिस्ट, समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाते, केंद्र सरकार भी कानून बनाएगा, राज्य सरकार भी कानून बनाएगा। बट नो डाउट, अगर किसी विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है, उस पे स्टेट गवर्नमेंट कानून नहीं बना पाएगा, या स्टेट ने बहुत पहले से बना रखा था कानून, अगर उस पे अब सेंट्रल कानून ने बना दिया तो स्टेट गवर्नमेंट के कानून अमान्य हो जाएगा अपने आप ही। और एक और लिस्ट है जिसे हम रेजिडुअल लिस्ट, या जिसे रेजिडुअल लिस्ट बोलते हैं, या हिंदी में समवर्ती सूची कहते हैं। सॉरी, माफ करिएगा, मैं करेक्ट कर रहा हूं अपने आप को, अवशिष्ट सूची कहते हैं। अवशिष्ट सूची का मतलब है यानी कि वैसी चीजें जो पहले आपके संविधान में नहीं थे। भाई संविधान तो 1946 से बनना स्टार्ट हुआ और 1949 में बनकर तैयार हो गया। भाई उस समय तो बहुत सारी जो आज टेक्नोलॉजी की चीजें आ रही है, टेक्नोलॉजी की चीजें आ रही है, उसमें पहले नहीं हुआ करती थी। जब नहीं हुआ कर रही है, इसका मतलब तो भाई क्लियर है कि वो चीजें आएंगी तो वो अपने आप ही अवशिष्ट सूची, रेजिडुअल लिस्ट में चली जाएगी। जब उसमें चली जाएगी, उसमें कानून बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है। इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहां तक समझ में आया सभी को? ओके, अब हम आगे की बात कर रहे हैं, आगे क्या चीजें हैं। तो अब उसमें हम लोग बात करें कि भाई भारत में संघवाद कैसे प्रैक्टिस होती है, ये कैसे काम करती है। तो इसमें अगर याद होगा आपको तो मैंने 3 चीजें मैंने आपको बताया था। इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले भाषाई राज्य के बारे में।
यानी लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में कि भाई भारत में भाषा के आधार पर क्या राज्य बन सकता है कि नहीं। वैसे तो आपको पता है कि भारत को विविधता वाला देश कहते हैं, विविधता वाला देश कहते हैं। अब इसमें लगभग में होता क्या है कि भारत को विविधता वाला देश कहते हैं, यानी डाइवर्सिटी आपने देखा भारत में बहुत ज्यादा है, और माना जाता है कि भारत में लगभग में 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। जब 1600 से ज्यादा भाषा भारत में बोला जाता है तो इसका मतलब कि आप समझ लो कि रियल में विविधता बहुत ज्यादा, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और जब भारत आजाद नहीं हुआ था, यानी कि जब नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में, जब राष्ट्रवादी आंदोलन चल ही रहा था, उसी समय हम लोगों ने नागपुर अधिवेशन, नागपुर मीटिंग में 1920 में इस बात को अच्छे से कर लिया था कि अगर हम आजाद होंगे ना तो हम भाषा के आधार पर राज्य को बनाएंगे। हमने मीटिंग कर लिया, बात के लिए सब कुछ ओके है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, बट जब हम आजाद होते हैं जैसा हमने सोचा था वैसी परिस्थितियां नहीं रहती हैं। आजादी के समय में बंटवारा हो जाता है, अलग अलग प्रिंसली स्टेट रजवाड़ों को मिलाने की समस्या आती है, हिंदू मुस्लिम दंगे भड़कने लग जाते हैं। इतनी समस्याओं को देखते हुए हमने कहा कि भाई ये भाषा के आधार पर राज्य को बनाने की जो मांग कर रहे हो ना आप लोग, इसे कुछ समय के लिए रोक दो, रोक दो, बाद में हम करेंगे, इसमें मना नहीं कर रहे हैं, बट कुछ समय के लिए स्किप कर देते हैं ना इसे। बट कुछ लोगों ने नहीं माना। कौन से कुछ लोग थे, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। जब भी हम भारत की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा इलाका यहाँ से लेकर ये, इसे हम लोग मद्रास बोला करते हैं, मद्रास प्रेसिडेंटी, ये मद्रास इलाका कहलाता था ये। इस मद्रास में आज के केरल वाला इलाका, आज का तमिलनाडु का इलाका, आज का थोड़ा बहुत कर्नाटक का इलाका, आज का थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का इलाका, आज का थोड़ा बहुत ये क्या कहते हैं आपका तेलंगाना का इलाका, आज का आंध्र प्रदेश का इलाका, नहीं बहुत बड़ा इलाका था, मद्रास कहलाता था। इसका मतलब ये मद्रास कहलाता है, इसमें कई सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं। अब जो आंध्र प्रदेश, संयुक्त आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूं, यूनाइट आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश 2014 में दो अलग अलग से राज्य बन जाते, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। तो हम यूनाइट आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की मांग बनाने की मांग लेकर आंदोलन करने लग गए। कौन कर रहे थे, उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, क्योंकि इन्होंने बोला इस मद्रास राज्य में जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग हैं, जो ऊपर वाले लोग हैं तेलुगु भाषा बोलने वाले, उनके लिए हम एक अलग से राज्य बनाएंगे, उस राज्य का नाम रहेगा आंध्र प्रदेश। बहुत आंदोलन चलता है, लोग नहीं मानते तो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, कह रहे भाई मुझे नहीं मानना, मैं भूख हड़ताल पे बैठ जा रहा हूं। और जब वो अनशन पर भूख हड़ताल पे बैठ जाते 56 दिन 56 दिन तक बिना खाना पीना खाए बचते नहीं, फिर जब खाना नहीं खाएंगे तो बचते नहीं वो। 56 दिन बाद जब मृत्यु होती है, अब तक आंदोलन बड़े अहिंसक नॉन वायलेंस रूप में चल रहा था। लोग एक जगह शांतिप्रिय तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव बना रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। जैसे इनकी मृत्यु होती, इनके समर्थक पूरी की पूरी सड़कों पे आ जाते हैं, पूरी तरीके से आंदोलन होता है। और जिस कारण से आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो कहते हैं हाँ भाई आनंद फानन में कुछ करना पड़ेगा। ये घटना रहती है दिसंबर 1952 की, उनकी मृत्यु होती है 1952 में। उसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य बन जाता है। और भारत सरकार कहती है भाई क्योंकि भारत में देखी देखा काम तो होता है ना, सब देखी देखा काम करते हैं, हमारा जब हमने आंध्र प्रदेश को बना दिया है और राज्य भी मांग करेंगे, इसलिए उन्होंने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या राज्य पुनर्गठन आयोग बना दिया। अब राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, वो जाता है पूरे भारत को देखता है, अध्ययन करता है, समझता है, फिर जाकर अपना रिपोर्ट 1956 में देता है। कह रहा है भाई भाषा के आधार पर राज्य को बनाना कोई गलत भी नहीं है, बट एक राज्य एक भाषा ही रहेगा ये गलत है। कहने का मतलब अगर कोई गुजरात बना तो केवल गुजराती भाषा बोलने वाले लोग नहीं रहेंगे, उसमें सभी रह सकते हैं। तब जाके लगभग में तय हुआ कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 यूनियन टेरिटरीज बनेंगी। धीरे धीरे लगभग में चलता रहा। सबसे पहले 1960 में 1960 में ही आपके बंबई प्रांत से, पहले बॉम्बे प्रोविजन कहलाता था, जिसमें गुजरात और आपके इधर महाराष्ट्र दोनों रहा करते थे, बट इन दोनों को अलग करके गुजरात अलग बना दिया गया और महाराष्ट्र मराठी भाषा बोलने वाले को अलग बना दिया गया। इस तरीके से यहाँ पर कुछ राज्यों को अलग अलग तरीके से बना के रख दिया गया। ये मैंने आपको बताया कि भाषाई राज्य के बारे में समय समय पे अलग अलग भाषा के आधार पर राज्य बनते चले गए।
1966 में पेप्सू, पेप्सू से पंजाब कहते हैं, पहले पेप्सू कहलाता था। पेप्सू से पंजाब बना, हरियाणा बना और आपका हिमाचल प्रदेश बना, और इसी में से एक यूनियन टेरिटरी बनी जिसका नाम है चंडीगढ़। अलग अलग तरीके से बनते रहे, जैसे 2000 में आपके उत्तर प्रदेश से काट के आपके उत्तराखंड को बना दिया गया, आपके बिहार में से काट के झारखंड को बना दिया गया, आपके मध्य प्रदेश से काट के छत्तीसगढ़ को बना दिया गया। अभी लेटेस्ट में जो कटा है, जिसका नाम जिसका कटा है, किसका कटा है, आंध्र प्रदेश का कटा है लेटेस्ट में। उसमें क्या कट के बनाया गया, उससे बना दिया गया है तेलंगाना नाम का स्टेट। और सबसे लेटेस्ट में जो कटा है वो जम्मू कश्मीर का कटा है। जम्मू कश्मीर आपको पता है 5 अगस्त 2019 को उसने निकाल, पहले वो स्टेट हुआ करता था, राज्य हुआ करता था, उसे हटाकर उसे एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक नहीं दो बना दिए, जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख, 2 बना दिए गए। इतना क्लियर हुआ यहाँ पर। अब हम समझते हैं भाषाई राज्य का, तो हमने समझ लिया। मैं लिखवा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको मेरी बातों को सुनना है, अच्छे से 2-3 बार सुनना है। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर सही तरीके से आपको केवल सुनने के लिए आना है चीजों को, और ऐसा नहीं कि लगभग में आप सुनते चले जा रहे हो, एकदम लेटे सुन रहे हो, पता चला मुंह पे फोन गिर जा रहा है आपके। आपको ऐसा नहीं करना है। मैंने बताया आपको प्रॉपर तरीके से टेबल पे बैठकर, बेड पे जहां भी बैठ रहे हो, प्रॉपर तरीके से बैठकर कॉपी पेन लेकर बैठना है। जो चीजें मैं बोल रहा हूं अगर आपको लगता है नोट डाउन करना चाहिए तो प्लीज नोट डाउन करिए उसे, क्योंकि ऐसे सुनते सुनते चले जाओगे, माइंड इतना चीजों को रिकॉल नहीं कर पाएगा ज्यादा देर तक। तो हम सेकंड की हम लोग जो बात करेंगे, हम इसमें बात करेंगे भाषा नीति के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग, भाषा नीति, यानी कि लैंग्वेज पॉलिसी क्या है भाई हमारी भारत की, भाषा नीति क्या है, लैंग्वेज पॉलिसी क्या है। जब भाषा नीति की हम लोग बात करेंगे तो बताया गया कि भाई भारत में अच्छी खासी जनसंख्या है, उन जनसंख्या में लगभग में 40 से 41% के आसपास, यानी 41% के आसपास जो जनसंख्या है वो हिंदी भाषा को बोलती है। उनकी मातृभाषा हिंदी है, मदर टंग उनकी हिंदी है, फर्स्ट भाषा उनकी हिंदी है। तो क्यों ना भारत की इस भाषा को राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए। फिर भाई दक्षिण साउथ वाले घबरा गए, डर गए, तो कह रहे वो उन पर हिंदी को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। कह रहे नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं हिंदी की जगह आप तेलुगु को बना लो, तमिल को बना लो, बंगाली को बना लो, जिसको बना लो, बट हिंदी को क्यों बनाना है। हमने कहा आप हिंदी सीख लेना, कर आप बंगाली सीख लेना। हमने कहा चलो राजभाषा तो बना सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज तो बना सकते हैं, अपनी कामकाज की भाषा बना सकते हैं, मना कर दिया। फिर भी कैसे कैसे जाते हैं, बातचीत हुई उनसे, उन्होंने हिंदी को एक्सेप्ट तो किया, बट इसके साथ साथ 10 साल करीब 15 साल के लिए इंग्लिश को भी उसके साथ में एक लैंग्वेज के रूप में स्वीकार किया गया। यानी पूरे भारत में जो काम होगा वो हिंदी में होगा, बट इसके साथ उसकी हेल्प करने के लिए साथ में एक और भाषा इंग्लिश को भी एक्सेप्ट कर लिया गया। कितने साल के लिए, 15 साल के लिए। जैसे ही 15 साल खत्म होता है 1965 में, फिर विरोध होने लग जाते हैं, फिर 15 साल के लिए बढ़ाकर, यानी कि अब तक इंग्लिश भी साथ में चल रही है। बट भारत में एक लगभग में 8वीं अनुसूची बनी है, 8 शेड्यूल बना है। उस 8वीं अनुसूची में लगभग भारत में 22 ऐसी भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं को हमें पढ़ना भी होता है, समझना भी होता है, देखना भी होता है, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, हिंदी, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी अलग अलग भाषाएं हैं, संस्कृत, उर्दू। ये इनको एक एक करके हम अभी मैं यहाँ पे आपको लिखवा भी दूंगा उसे किसी मतलब थोड़ी देर में। ये पेपर में वैसे आता नहीं है, बट हमें एक ध्यान रखना, इसमें इंग्लिश भाषा नहीं है, इंग्लिश जो लैंग्वेज है इसमें आपके 8वीं अनुसूची में नहीं है। और एक विदेशी भाषा यानी कि नेपाली भाषा भी है इसमें, एक सिंधी भाषा भी है। तो ये कुछ अलग अलग भाषाएं इसमें शामिल हैं। तो यानी इन 22 भाषाओं में आप कोई भी काम कर सकते हो भारत में। अब कोई भी एग्जाम देना है, अगर कोई भी एग्जाम देना है आपको भारत में, तो इन 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में आप एग्जाम दे सकते हो, आपकी चॉइस रहती है। तो हमने भाषा नीति की बात कर ली। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें यहाँ पर, हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसमें कि क्या है नेक्स्ट, जिसे हम केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध की हम लोग बात कर रहे हैं। केंद्र राज्य संबंध की जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। भाई देखा, जब संबंध रहते हैं कई बार तो ये पार्टी टू पार्टी वेयर करता है, यानी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक पार्टी के साथ में बड़ी घुल मिल के, बोलते हैं ना चोर चोर मौसेरा भाई। पहले भारत में पहला आम चुनाव होता है, पहला जनरल इलेक्शन होता है लोकसभा का 1952 में, 1952 में।
1952 में सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट में भी कांग्रेस सरकार, तो क्या कोई किसी की कमियों को उजागर करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब शुरुआत के फेज में सेंट्रल स्टेट रिलेशन बड़े स्मूथली, बड़े मधुर, बड़े स्वीट तरीके से चल रहे थे। इनकी भी कोई गलती नहीं, इनकी भी कोई गलती नहीं, सब बढ़िया मजा में, सब मजे में चल रहे हैं। बट आगे चल के लगभग में क्या होता है, इसमें कुछ लगभग में थोड़ी बहुत दिक्कत यहाँ पे होना स्टार्ट हो जाती है। इसमें दिक्कत होना स्टार्ट होती है, क्या स्टार्ट होता है? जब 1967 से हम लोग चर्चा करते हैं कि 1967 से स्टेट में कांग्रेस के अलावा विपरीत दल की सरकारें बनना स्टार्ट हो गई थी। जब विपरीत दल की सरकार बनना स्टार्ट हुई, अपोजिशन अलग अलग पार्टी की स्टार्ट हुई, सेंट्रल में अभी भी कांग्रेस बैठी, तब स्टेट वाले कांग्रेस से सवाल जवाब करना स्टार्ट करते हैं कि मुझे बताइए बताइए ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। उनकी कमियों को उजागर करने लगे। इस समय थोड़ी गड़बड़ संबंध चलने लगे, थोड़ी संबंधों में कड़वाहट आने लगी। फिर आगे चल के एक दौर आता है जिसमें 1989 का समय कहते हैं। इस समय क्योंकि सेंट्रल में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, मेजोरिटी किसी को नहीं मिली, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोalition गठबंधन की सरकार बनाना है, तो क्षेत्रीय पार्टियों को, रीजनल पार्टियों का सहयोग जरूरी हो गया उनको। जब उनका सहयोग लेंगे, उनका साथ लेंगे, तो उनके साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, जिस कारण से लगभग में उनके साथ में मिलकर काम करते हैं। तो अब संबंध थोड़ा बेहतर है, बट फिर भी आए दिन अक्सर विपरीत दल की जहां सरकार है, जिससे हम लोग बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां खेला हो वो होता है, खेला है वो, वहां पर केंद्र के हमेशा खिलाफ काम कर रही होती है। अच्छा भी रहता, फिर भी गलत काम करती है वो, केंद्र के विपरीत। केंद्र ने सही किया, स्टिल वो गलत बताएंगे। केंद्र ने जो गलत किया वो तो गलत बताना तो सही ही है, बट इस तरीके से चलता है। ये हमने बात किया भारत में संघवाद इस तरीके से काम कर रहा है। नेक्स्ट है जिसका नाम है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। जब हम पावर को लेकर, सेंट्रल स्टेट से पावर को लेकर लोकल गवर्नमेंट को बांट देते हैं, इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। अब विकेंद्रीकरण में क्या है, भारत में शुरुआत में पंचायत की व्यवस्थाएं काम नहीं करती थी, लोकल गवर्नमेंट काम नहीं करती थी, स्थानीय सरकार काम नहीं करती थी, क्योंकि संविधान सभा की मीटिंग के दौरान में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से बातें उठाई। ध्यान रखने का, संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे। पाकिस्तान के बंटवारा होने के बाद 299 बचते हैं, ऑफर निकला 299 का, तो बचते हैं। जब 299 बचते, बट उसमें गांधी जी शामिल नहीं थे। गांधी जी उसमें नहीं है, बट गांधी जी की विचारों को मानने वाले हजारों, सॉरी हजार तो नहीं होंगे, अच्छी खासी संख्या में गांधीवादी लोग थे वहां पर, जो गांधी जी के विचारों से प्रेरित थे। वो सभी के सभी लोग जाते हैं तो गांधी जी की बातों करने लग जाते कि अरे भाई असली भारत तो गांव में बसता है, अगर हम गांव का डेवलपमेंट करेंगे तो बेहतर तरीके से सारी चीजें हो पाएंगी। बट फिर अंबेडकर जी आते, कहते भाई आज अंबेडकर, चलो आज देखो अंबेडकर जयंती भी आज, तो अंबेडकर जी को सत सत नमन। तो अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। तो यहाँ पर लगभग में क्या, जो हम लोग बात करें इनकी अंबेडकर जी की, अंबेडकर जी कह रहे हैं अगर पंचायतों को हमने अधिकार दे दिया, पावर दे दिया, तो पंचायतें तो लूट का अड्डा बन जाएंगी। अभी भी गांव के अंदर, ध्यान देना, आज तो क्लियर हो चुका, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। पहले के समय गांव में ठाकुर, ब्राह्मण, बड़े बड़े कैटेगरी के लोगों का चलता था, वो अपने हिसाब से चलाते थे, अन्य लोगों को उतना पावर नहीं दिया करते थे, जिस कारण से लगभग में क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम हो ही चली जा रही थी। अब इसमें क्या होता है, इसमें अभी मैं जल्दी से बता ही देता हूं आपको, पूरा क्लियर कर दे। यह तो ये हो सकेगा विकेंद्रीकरण वाला जो टॉपिक है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, बताना कैसा रहेगा, अभी पढ़ेंगे अगली क्लास में पढ़े। चलिए अभी हम क्लियर कर लेते हैं, इसी में ही बता देता हूं मैं आपको फास्ट में। तो मैंने आपको बताया कि अंबेडकर जी बोल रहे थे भाई ये तो लूट का अड्डा बन जाएगा। लूट का अड्डा क्यों बन जाएगा, तो एग्जाम्पल देते हैं, सही तरीके से समझाते हैं। क्योंकि गांव में तो ठाकुरों, ब्राह्मणों का, ऊंची जातियों का चलता है, निम्न जाति वाले कभी भी चुनाव में खड़े होकर कभी जीत नहीं पाएंगे। अभी जो बड़े बड़े जो ठाकुर, ब्राह्मण, ऊंचे कैटेगरी के लोग हैं, अभी गलत तरीके से दलित समुदायों का हनन करते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मेरे टीचर मुझे बताया करते थे, आज के समय में क्योंकि हम सभी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, थोड़ा बहुत तो ज्ञान हम लोगों को आ चुका, बहुत बड़ी ज्ञानी तो नहीं, इतना तो समझदारी बन चुकी है भाई जन्म के आधार पे किसी के साथ भेदभाव सच में नहीं करना चाहिए, सच में नहीं करना चाहिए। तुम केवल ऊंची कैटेगरी में जन्म ले, तुम महान कैसे बन सकते हो, महान तो अपनी कर्मों से बनोगे ना। अब निम्न कैटेगरी एकदम क्या बड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, जैसे बड़ा अच्छा खासा एक शब्द बोला जाता है, मैं सब बच्चों को कहता हूँ कि कोई भी जाति नीच नहीं होती, और हर जाति में नीच लोग मिलते हैं, हर जाति में नीच लोग रहते हैं।
जाति से कोई गरीब निम्न नहीं होता है, हम अपने कर्मों से, अपने बिहेवियर से बनते हैं। अगर आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार एकदम घटिया है, बेकार है, सच में आप निम्न जाति दलित समुदाय के हो। आप दलित समुदाय यहाँ पर जो आज हम लोग बोलते हैं उसकी बात नहीं करो, नीची जाति बोलते हैं। नीची जाति वो आदमी है जो सही तरीके से महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, अपने आसपास के वातावरण को सही तरीके से स्वच्छ नहीं रखता, वो दलित है, वो निम्न है, वो नीच है। बाकी का हम अपनी बात कर रहे थे अपने टॉपिक की, तो वही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जब हमने किसकी बात की, अम्बेडकर जी की, उन्होंने इस तरीके से चीजों को रखा। और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी बोल रहे भाई अगर ऐसा चलेगा तो किस तरीके से हमारी पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी, क्योंकि अभी हमें स्टेट को भी देना, सेंट्रल से पावर अगर हमने लोकल गवर्नमेंट को दे दिया तो लोकल गवर्नमेंट भी एक्स्ट्रा काम करने लग जाएगी, तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं, यानी हमें ज्यादा एक्स्ट्रा जगहों पर ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए इसकी स्किप कर देते हैं। और उन्होंने इसको डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 40 में डाल दिया। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तक, ये ऐसा वर्ग है, एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें सरकार को कल्याणकारी वेलफेयर गवर्नमेंट होने के बारे में बताया गया है। इसके पास पावर नहीं है, सरकार का मन करेगा करेगा, जिसका मन करेगा नहीं करेगा। जैसे आर्टिकल नंबर 47 में लिखा है कि नशीली पदार्थों का बैन करना है, तो सभी राज्य ने नहीं किया ना, बिहार ने तो बैन कर दिया, वहां दारू वगैरह नहीं मिलता है, मदिरा नहीं मिलता है। बाकी अन्य राज्यों ने कहा नहीं नहीं ये तो हमारे भाई इनकम का बड़ा अच्छा सा आधार है, बट बिहार ने ऐसा नहीं कहा। कई लोग उनको कोसते भी, बट अच्छे कदम पे तो बोलना लोगों का लाजमी है, बोलते ही बोलते हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि इस तरीके से होता है। फिर आगे चल के लगभग में अभी इनको संविधान के माध्यम से पावर नहीं मिल रही है, जिस कारण से ना तो नियमित रूप से आपकी लोकल गवर्नमेंट का चुनाव हो रहा है, ना ही नियमित रूप से लगभग में इनको फंडिंग मिल पा रही है, पैसा मिल पा रहा है काम करने के लिए। एक व्यक्ति चुनाव में आता है, 20-20 साल तक बैठ रहता है, विधायक जी का आदमी गांव का प्रधान बन गया है, कोई वो नहीं, कोई वो नहीं। तब जाकर आगे चल के अलग अलग समिति बनती, वो अपनी रिपोर्ट देती। तब 1992 में, यहाँ पे गौर करिएगा, मैं हाथ से इरेज कर देता हूं, 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 73वां 74वां संविधान संशोधन होता है। 73वें के माध्यम से पंचायत को, 74वें के माध्यम से नगर निगम को, किसको, नगर निगम को फिर यहाँ पर थोड़ी बहुत पावर दी जाती है। जब इनको थोड़ी बहुत पावर मिलती है तब जाकर काफी हद तक ये काम करना स्टार्ट करते हैं। अब इनका इसमें किसमें, भाग 9 में, किसमें चर्चा इनके बारे में, भाग 9 में है, और इसमें है भाग 9A में है। भाग मतलब पार्ट होता है, पार्ट 9 में, पार्ट 9A में आर्टिकल 243A से लेकर अलग अलग तरीके से, इतना ध्यान रखना पे। तो इसमें देखिए इनको पावर मिलने लगी। अब पावर मतलब नियमित रूप से चुनाव होगा, इनको चुनाव करवाने के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था आ चुकी है, सॉरी इंस्टीट्यूशन आ चुके हैं, जिसका नाम है स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग। इनके लिए एक अलग से पैसा देने के लिए राज्य वित्त विभाग आ रखा है, वित्त मंत्रालय बोलते हैं हम, स्टेट फाइनेंस कमीशन आ रखा है, तो वो इनको पैसा देता है, राज्य वित्त आयोग आ रखा है। और महिलाओं के लिए 130 सीटें रिजर्व है, SC ST के लिए सीटें रिजर्व, अध्यक्ष के पदों को भी रिजर्व कर दिया गया ताकि सबका बेहतर तरीके से डेवलपमेंट हो सके, सब लोग विकास की धाराओं में बराबर से बह सके भैया। क्योंकि रियल में आज भी अगर गांव में जाओगे, क्योंकि हम शहरों में रहते हैं ज्यादातर केसेस में, तो हमें गांव की उन सभी चीजों की नहीं पता चलता है। वहां जाति, आज भी बहुत सारे लोग उस पुरानी मानसिकता से उठ नहीं पाए हैं। किसी बड़े घर में जाते हैं, वहां पे वो सामने कुर्सी पे, खाट पे बैठा, नीचे बैठते कर, बाबू साहब हम यहीं बेहतर है। उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ये क्या हो पाएगा, शिक्षा के माध्यम से हो पाएगा। आप भी पढ़िए, आप भी समझाइए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर किया करें। तो वही चीज हमने यहाँ पे बात किया कि इस तरीके से यहाँ पर लग जाता है। महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व है, पैसा इनको मिलता है, नियमित रूप से चुनाव होते हैं, इनको कई सारे, इनको 29 विषय सौंप दिए गए। इनको कितने विषय दिए गए हैं, 29 विषय भैया, जिसपे तुम कानून करोगे। इनको 18 विषय दिए गए जिसपे आप कानून बनाओगे। अलग अलग तरीके से, आज बेहतर तरीके से, आज लाखों, कई लाख की संख्या में पंचायत में महिलाएं पार्टिसिपेशन कर रही हैं। नगर निगम में ये लोग भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं। इस तरीके से यहां तक हमने समझा। बाकी की इस चैप्टर में आज के लिए इतना है। ये चैप्टर आपका लगभग में कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको लगता है कि कोई भी फैक्ट, कोई भी चीजें अगर हमसे यहाँ पर किसी कारण छूट गया है, तो आप उसको बुक, आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, आप उसको पढ़िएगा। पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में उस चीज को, जो पर्टिकुलर चीजें आपको नहीं समझ में आए, आप उसमें मेंशन कर दो कि ये फला फला चीजें मुझे समझ में नहीं आई, तो क्लियर मेरा मार्गदर्शन करें।
मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को कमेंट आते हैं, कुछ ज्यादा ही लगभग में चीजें आपको नहीं समझ में आई, तो मैं आपके लिए अलग से Q&A क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन लेकर आऊंगा, कुछ लाइव रहेगा वो लगभग में, ताकि आप पता अपने क्वेश्चन दो, मैं आपके आंसर यहाँ पे देता रहूंगा, या क्वेश्चन कर दो तो भैया तो मैं आपके कमेंट में ही आपको आंसर दे दूंगा, या जैसा रहेगा वैसा करूंगा। ओके, जाते जाते आपके लिए एक संदेश कि बड़ों को प्यार करें, सॉरी बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि हर महिला आपके साथ में सुरक्षित महसूस करे। धन्यवाद।